हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओब्लीक इंसिडेंस के लिए हमारा जो आर्टिकल है मीन्स रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स एट बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया फॉर ओब्लीक इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का हम पहले कर चुके हैं, अब जो है ओब्लीक इंसिडेंस के लिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओब्लीकली अगर रे इंसिडेंट हो रही है, वेव जो है ओब्लीकली इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। सपोज ये हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री जो है वो इस एक्सिस के लॉन्ग है और हमारी जो वेव इंसिडेंट हो रही है वो ओब्लीकली इंसिडेंट हो रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल फॉर्म करते हुए। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए, ऐसे आई वेव, ठीक है। अगर इस बाउंड्री का मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो नॉर्मल ऐसा होगा। तो यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद अब वो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी होगा। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, ये फर्स्ट मीडिया है हमारे पास और ये सेकंड है। तो कुछ पार्ट उसका जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो ट्रांसमिट होने के बाद सपोज वो सेकंड मीडियम में इस वे से एंटर किया। अब देखिए, ये ट्रांसमिटेड पार्ट है। तो फर्स्टली हम इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड तीनों रेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिखेंगे। तो ई आई को कैसे लिख सकते हैं, ई आई नॉट मीन्स एम्पलीट्यूड, उसका जो है मैक्सिमम ई पावर आइटा के आई क्यों लिया, के आई मीन्स वेव वेक्टर फर्स्ट जो इंसिडेंट वेव के लिए है, वेव वेक्टर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब सिमिलरली हम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दैट इज ई आर ओ ई रेज टू पर आइटा। अब वेव वेक्टर किसका आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का आएगा। सो उसे हम के आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में आर लिख के। तो के आर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली ट्रांसमिटेड के लिए लिखेंगे, तो ट्रांसमिटेड के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ई टी नॉट से दिखा दिया, ई रेज टू पावर आइटा के टी। अब ट्रांसमिटेड वेव के लिए जो वेव वेक्टर उसे के टी से रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो के टी डॉट आर माइनस ओमेगा टी। बेसिकली देखिए, के आई और के आर ये दोनों जो हैं, के आई तो इंसिडेंट के लिए वेव वेक्टर है फर्स्ट मीडिया के अंदर ही, के आर हमने रिफ्लेक्टेड के लिए दिखाया है फर्स्ट मीडिया के अंदर ही। तो बेसिकली तो ये दोनों सेम ही है, क्योंकि मीडिया सेम है तो वेव वेक्टर सेम ही रहेगा। तो के आई जो है दैट इज इक्वल टू के आर, क्योंकि सेम मीडिया की बात हो रही है, दोनों में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दोनों सेम मीडियम के अंदर आ रही है ना। सो ये सेम ही होगा वेव वेक्टर इनका। अब देखिए, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो बाउंड्री और वी कैन से सरफेस के अलोंग क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ई आई प्लस ई आर, जो ये अभी तक हम जो कर रहे हैं ना वो सेम है जैसे नॉर्मल इंसिडेंस की बात की थी। तो ई आई प्लस ई आर एट बाउंड्री मीन्स बाउंड्री जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है, क्योंकि वाई के लॉन्ग दिखाई है, तो यहाँ पे क्या एक्स जीरो है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई टी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए, ये इक्वेशन, ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये तभी फुलफिल हो पाएगी अगर ये के आई डॉट आर, के आर डॉट आर, के टी डॉट आर ये इक्वल हो जाएंगे, तभी ये इक्वेशन होल्ड हो पाएगी, अदरवाइज तो ये बराबर ही नहीं हो सकते ये। तो इनके इक्वल होने का मतलब है कि जो के आई डॉट आर है दैट इज इक्वल टू के आर डॉट आर एंड इक्वल्स टू के टी डॉट आर। ठीक है, अब देखिए, कोई यूनिट वेक्टर हमने लिया इंटरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये बाउंड्री है मीन्स हमारा इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लिया, इस यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होता है। ठीक है, तो एन कैप इस डायरेक्शन के अलोंग है। अब देखिए, ये जो हमने कंडीशन बता दी कि ये इक्वेशन तभी फुलफिल होगी जब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो कोई वेक्टर की अगर बात करें ना, के आई वेक्टर क्रॉस एन कैप, ये जो है ये इंसिडेंट प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी के आई डॉट आर वाली, ये तभी ट्रू होएगी अगर एन कैप डॉट आर वेक्टर जीरो के इक्वल होगा। अब इसके जीरो के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे देखिए कैसे, एन कैप
क्रॉस एन कैप क्रॉस आर को मैं लेके चलती हूँ, कोई अलग से क्वांटिटी ले ली, एन कैप क्रॉस आर। तो इस क्वांटिटी को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एन कैप क्रॉस आर वेक्टर। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि ये एन कैप बाहर आ जाएगा और बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। फिर ये जो पीछे वाले वेक्टर है ये बाहर आ जाता है, नेगेटिव साइन होता है बीच में, और बाकी दो में डॉट प्रोडक्ट होता है। ये बेसिक फॉर्मूला लगाया है जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होता है। अब देखिए एन कैप डॉट आर वेक्टर, ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमने अभी कहा था ये ज़ीरो होएगी जो के आई वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। इट मीन्स ये तो हो गया ज़ीरो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एन कैप क्रॉस आर किसके इक्वल आ गया, माइनस आर वेक्टर की, बिकॉज एन कैप डॉट एन कैप ये यूनिटी होगा। सो माइनस आर वेक्टर के इक्वल आ गया। आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, माइनस ऑफ एन कैप क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू को, जो हमारी कंडीशन थी ना के आई डॉट आर वाली, ये वाली कंडीशन, इसमें पुट कर दीजिए आर वेक्टर की वैल्यू जो अब आई है। तो वो बनेगा अपना इक्वेशन के आई वेक्टर डॉट, अब डॉट आर वेक्टर था, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एन कैप क्रॉस आर वेक्टर। फिर था अपने पास के आर डॉट आर, तो के आर डॉट फिर से वैल्यू पुट कर दो, माइनस एन कैप क्रॉस आर वेक्टर इक्वल्स टू के टी डॉट आर था, तो के टी डॉट माइनस एन कैप क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब एन कैप क्रॉस आर जो है बार बार ही आ रहा है, एन कैप क्रॉस आर वेक्टर, तो एन कैप क्रॉस आर वेक्टर को लेट कर लेते हैं एनी अदर वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही बनेगा। इसे एन वेक्टर, एन कैपिटल कुछ भी लेट कर सकते हो, वैसे एन मानो ए बी कुछ भी नोटेशन दे सकते हो। एन कैपिटल जो है, कैपिटल एन वेक्टर हमने इंज्यूम कर लिया। अब इसे पुट कर दो यहाँ पे, तो के आई डॉट, नेगेटिव साइन तो कट जाएगा, तीनों में ही है, ठीक है। तो क्या बचेगा, के आई डॉट एन कैप क्रॉस एन वेक्टर इक्वल्स टू के आर डॉट एन कैप क्रॉस एन वेक्टर इक्वल्स टू के टी डॉट एन कैप क्रॉस एन वेक्टर, ये कंडीशन आ जाएगी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा है ना, तो सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसे, इसका ऑर्डर जो है ना वो चेंज कर सकते होते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स का रूल होता है अपने पास। क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसे लिख सकते हो आप सी डॉट ए क्रॉस बी, तो वही ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इसे लिख सकते हो आप इस वाली इक्वेशन को एन वेक्टर डॉट के आई क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट के आर क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट के टी क्रॉस एन कैप, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कर लिखने का अपना कुछ मोटिव है। यहाँ से अब के आई वेक्टर डॉट एन कैप जो है ना, इसे आप क्या कर सकते हो, इक्वल कह सकते हैं एन कैप एन वेक्टर तीनों में आ रहे हैं ना। अब इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो के आई क्रॉस एन कैप है वो किसके इक्वल है, के आर क्रॉस एन कैप के, और ये इक्वल है के टी क्रॉस एन कैप के, ठीक है। अब दोनों साइड इसका मैग्नीट्यूड ले लो, पूरे का मैग्नीट्यूड ले लो तीनों साइड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी मीन साइन थीटा। तो के आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होगा के आई, और एन कैप का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, और इसमें जो एंगल है वो है साइन थीटा आई, क्योंकि ये देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो ये बाउंड्री के नॉर्मल के साथ ही होता है इंसिडेंट का, और ऐसे ही एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाउंड्री का नॉर्मल है जो उसके साथ ही होता है रिफ्लेक्टेड का, इसे थीटा आर मान लिया, और जो ट्रांसमिटेड है उसका भी बाउंड्री के साथ होता है, इसे थीटा टी ले लिया हमने, ठीक है।
सो वैल्यूज पुट कर देंगे, के आई साइन थीटा ही बना, और के आर वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो के आर, एन कैप का तो यूनिट ही है, साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू के टी साइन ऑफ थीटा टी, ये आ जाएगा अपना। और हमें पता है के आई के आर के इक्वल है, सेम मीडियम में है, उसे अपन के मान लेते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये बन गई ना इक्वेशन, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देते हैं, फिर अपन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख देंगे, वहाँ से कुछ कंडीशन निकल के आएगी, फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं। तो के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के आर साइन थीटा आर, के आई के आर के इक्वल है, सो क्या बचा, साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर, दैट मीन्स थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वही अपने पास यहाँ पे आए एंगल ऑफ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो चुका है। अब हम फर्स्ट और सेकंड को पहले इक्वल रखा था ना, फर्स्ट और थर्ड को, है तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल, सो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके लेके चलते हैं। सो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखा ना, तो साइन के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू आ रहा है के टी साइन थीटा, ठीक है ना। अब के आई के टी के इक्वल नहीं है क्योंकि अलग अलग मीडियम के अंदर है, के आई फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है, के टी सेकेंड मीडियम की बात हो रही है, तो यहाँ से रेशियो ले लो, साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू के टी बाय के आई। अब देखिए जो ओमेगा होता है, ओमेगा वो हमें पता है 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी ये होता है, और फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ, ठीक है, और 2 पाई बाई लैम्डा होता है k, तो k इंटू वी, तो k जो है वो किसके इक्वल है, इसका मतलब k ओमेगा बाय v के इक्वल है वो, ठीक है। तो इट मीन्स के टी सेकेंड मीडियम की बात हो रही है ना, तो इसे लिख सकते हो ओमेगा बाय v2, बिकॉज सेकेंड मीडियम वाली स्पीड लेंगे, के आई फर्स्ट मीडियम में है तो ओमेगा बाय v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में है ये, यहाँ से ओमेगा कैंसिल, तो साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी जो है आपके पास किसके इक्वल आ गया, v1 बाय v2 के, साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू v1 बाय v2। अब c से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ना n, वो होते हैं c बाय v, तो v1 बाय c है, मतलब ये किसको बता रहे हैं 1 बाय n1 को, और v2 बाय c 1 बाय n2 को, तो n2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा बाय साइन थीटा 2 किसके इक्वल आ गया, n2 बाय n1 के, और यही जो होता है ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ को ही तो कहते हैं, तो ये इसे आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो, और यही क्या है, स्नेल्स लॉ है कि साइन थीटा ई बाई साइन थीटा टी इज इक्वल टू n2 बाई n1, तो ये हमारे दोनों लॉज को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू।